एक वक्त था जब भारत में लोगों के पास खाना नहीं होने की वजह से लगभग 40 लोगों की जान चली गई थी। ये वो वक्त था जब इंडिया के पास जितना खाना था उससे कहीं ज्यादा उस खाने को खाने वाले पेट थे। लेकिन आज इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है। आज इंडिया अपने यहाँ के लोगों के साथ साथ कई देशों में लोगों का पेट भरता है। लेकिन शायद आज भी भारत के हालात वही होते अगर उस समय एक बड़ी क्रांति ना हुई होती। वो क्रांति थी हरित क्रांति, जिसने इंडिया को और यहाँ के किसानों की जिंदगी को बदल कर रख दिया था। पर आखिर कैसे एक देश ने क्रांति के हालत बदले, और क्या थी हरित क्रांति और क्या थे इसके परिणाम? चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। आज़ादी के समय इंडिया के लगभग 72% लोग सिर्फ खेती करते थे। उस वक्त देश की जीडीपी में खेती का योगदान लगभग 54% था। लेकिन आज 7 दशकों में इकोनॉमी 100 गुना बढ़ने के बाद आज जीडीपी में खेती की हिस्सेदारी लगभग 18.8% है। लेकिन दोस्तों, उस वक्त जब भारत में आधी से ज़्यादा जनसंख्या खेती करती थी, उस दौर में खेती करने की पुरानी तकनीक और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हो पाता था, और ऐसे में पूरे देश का पेट भरना बहुत मुश्किल था। भारत की खेती पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड थी, और अगर ऐसे में किसी साल बारिश कम होती थी तो उसका एग्रीकल्चर और देश की जनसंख्या पर बहुत बुरा असर पड़ता था। तब देश की भुखमरी को मिटाने के लिए और इन सब समस्याओं से निपटने के लिए ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। क्या थी हरित क्रांति? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन सही मायनों में इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल करके उत्पादन को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ बेहतर मैनेजमेंट के जरिए देश में खेती के उत्पादन को बढ़ाना। भारत में इस क्रांति की शुरुआत डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। इस कारण इन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। ये क्रांति देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुई थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत सिर्फ इंडिया में नहीं हुई थी। इसके पहले इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के बीच में अमेरिकन एर्गोनॉमिस्ट नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। पूरे वर्ल्ड में भी ये ग्रीन रेवोल्यूशन उन्हीं की तरह इनिशिएट किया गया था। इसलिए नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया में हरित क्रांति ग्रुप का जनक माना जाता है। इस क्रांति के जरिए उन्होंने दुनिया के लगभग 100 करोड़ लोगों को भुखमरी से बाहर निकाला था। उन्होंने पूरी दुनिया में फूड सप्लाई को इंक्रीज करके वर्ल्ड पीस में बड़ा योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें 1970 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। कैसे हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत? साल था 1943, जब भारत ने सबसे बड़ी भुखमरी का सामना किया था, जिसका नाम था बंगाल फैमीन। इस भुखमरी के दौर में ईस्टर्न इंडिया में लगभग 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस वजह से आज़ादी के बाद भारत की सरकार ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान एग्रीकल्चरल एरियाज पर ही केंद्रित किया। लेकिन इस दौरान एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपेंड किया गया, लेकिन टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया गया। उस दौरान जितना उत्पादन होता था उससे कहीं ज़्यादा देश की आबादी थी, इसलिए जो भी उत्पादन हो रहा था वो देश की जनसंख्या का पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं था। साथ ही इन दिनों में चाइना और इंडिया के बीच वॉर भी हो गया था, जिस वजह से और अकाल की स्थिति बन गई थी। जब भारत की कंडीशन एकदम खराब होने लगी थी तो ऐसे में विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीजों को भारत सरकार ने मंगाना शुरू कर दिया था। इन बीजों से बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता था। इसी वजह से बीज उच्च उत्पादकता किस्में यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी के नाम से भी जाने जाते थे। इन उच्च उत्पादकता किस्मों वाले बीजों का इस्तेमाल के लिए सबसे पहले 1960 से 1963 के दौरान 7 जिलों को चुना गया था, जो कि 7 राज्यों में फैले थे। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया था, इसे नाम दिया गया था इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब रहा था। इसी को आधार बनाते हुए साल 1966 से 1967 के दौरान फॉर्मली एक क्रांति को स्टार्ट किया गया था, और इसी का नाम पड़ा था हरित क्रांति। इस क्रांति के दौरान पारंपरिक बीजों की जगह उच्च उत्पादकता किस्म वाले बीजों ने ले ली थी। लेकिन ऐसे में इन्हें ना सिर्फ ज़्यादा उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती थी, बल्कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक भी चाहिए होते थे। यहाँ तक कि सिंचाई के लिए उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी। इसलिए अब सरकार ने एग्रीकल्चर के लैंड को बढ़ाने के साथ साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट का भी विस्तार यानी एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाने लगी थी। इसके साथ ही साथ जब ये हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीजों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो सबसे पहले इन्हें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार के उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां पर पुराने बीजों से इन फसलों को पकने में जहां 130 से 150 दिन लगते थे, वहीं इन बीजों के इस्तेमाल से इन बीजों से फसल के उत्पादन में सिर्फ 100 से 110 दिन ही लगते थे। और कुछ इस तरह से हुई थी ये क्रांति। इस क्रांति के 2 चरण निर्धारित किए गए थे।
पहले चरण में हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल एवं केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया था। वहीं दूसरे चरण में न्यू टेक्निक्स एवं हैवी मशीन्स का इस्तेमाल पर फोकस किया गया था। इस क्रांति के बाद से देश में कई सारे रिजल्ट सामने आए थे, जिन्हें हम 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। आर्थिक कारण। दोस्तों, हरित क्रांति की वजह से भारत अनाज उत्पादन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन चुका था और गेहूं का प्रोडक्शन साल 1968 में 170 लाख टन तक पहुंच गया था और इसके बाद से तो ये प्रोडक्शन लगातार बढ़ता ही चला गया था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि इस क्रांति की वजह से सिर्फ अनाज के उत्पादन पर ही असर पड़ा, बल्कि हरित क्रांति के कारण ही विकास के लिए बाकी ज़रूरी चीज़ें जैसे कि ट्यूबवेल के जरिए सिंचाई, भंसार सेंटर का डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कें और अनाज मंडियों का विकास और गांव-गांव में बिजली की सप्लाई जैसी चीज़ों का भी विकास हुआ था। इसके साथ ही किसानों को फाइनेंशियली मदद देने के लिए सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और अलग अलग कमर्शियल बैंकों ने उन्हें लोन देना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही हरित क्रांति के कारण भारत में कई तरह की मॉडर्न मशीन्स जैसे कि हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पंप और ट्यूबवेल जैसी मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा था। इससे एक तो खेती के स्तर में सुधार हुआ था, साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा था। वहीं मशीनों की वजह से मैन पावर में कमी हुई थी, लेकिन प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होने लगी थी। इन सब के अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड बीजों और खरपतवार नाशी यानी कि वेरिसाइड्स की मांग भी तेजी से बढ़ोतरी होने लगी थी। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हरित क्रांति की वजह से जो मशीनीकरण के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, उसके कारण देश के गांव में भी रोजगार के नए नए मौके लोगों को मिलने लगे थे। यह हरित क्रांति का रिजल्ट था कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के लाखों लोग और मजदूर काम की तलाश में पहुंचने लगे थे। सामाजिक कारण। दोस्तों, क्योंकि हरित क्रांति की वजह से किसानों की आमदनी में इजाफा होने लगा था, इसीलिए इस कारण लोगों का सामाजिक स्तर तो सुधरा ही, साथ ही उनके शैक्षणिक स्तर में भी सुधार आया था। हरित क्रांति की वजह से वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम और जनाने जैसी जो ट्रेडिशन देश के गांव में पहले से चली आ रही थी, उन पर भी अंकुश लगाया जाना मुमकिन हो पाया था। वहीं इस क्रांति का एक सबसे बड़ा सोशल कॉन्सिक्वेंस ये भी रहा कि अब खेती लोगों के लिए केवल अर्निंग लाइवलीहुड यानी कि अपनी जीविका चलाने का साधन नहीं रह गई थी, बल्कि अब खेती ग्रामीण समाज के लिए तो इनकम का एक मेन सोर्स बन गई थी। वैसे तो इस क्रांति से किसानों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन अगर हम कहें कि इसकी वजह से छोटे एवं मार्जिनल फार्मर्स की बजाय बड़े किसानों को ज़्यादा फायदा मिल पाया था, तो ये गलत नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हरित क्रांति के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही थी, उनमें ज़्यादा लागत लगने वाली थी, जो कि सिर्फ बड़े किसान ही उठा सकते थे। इसलिए छोटे किसान नई तकनीकों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। इसके साथ ही पहले खेतों में महिलाएं भी बड़ी संख्या में काम करती थी, लेकिन मशीनों के आ जाने के बाद ज़्यादातर काम पुरुषों ने अपने हाथों में ले लिया था। ऐसे में खेतों में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। राजनीतिक कारण। इसी के साथ इस क्रांति की वजह से देश में काफ़ी सारे राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिले थे। हरित क्रांति का एक बड़ा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ये भी हुआ था कि पहले केवल ऊंची जातियों के लोगों का राजनीति में बोलबाला हुआ करता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद से अब समाज के छोटे तबके के लोगों की भी हिस्सेदारी राजनीति में बढ़नी शुरू हो गई थी। हरित क्रांति के कारण न सिर्फ जमींदारी प्रथा को काफी हद तक खत्म किया जा सकता था, बल्कि भूमि सुधार भी तेजी से होने लगे थे, जिससे कि मीडियम और छोटे लेवल के किसानों की भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार हो गया था। साथ ही हरित क्रांति का ही एक परिणाम ये भी रहा था कि किसानों से जुड़े जो मुद्दे थे, वो अब सिर्फ लोकल एरिया में न रहकर नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे बनने लगे थे। इस क्रांति की वजह से किसानों के ढेरों संगठनों का भी विकास हुआ था, जिन्होंने उनकी भलाई के लिए लड़ना शुरू किया था। साथ ही अब देश में जो इलेक्शन होते थे, उन चुनाव में भी अब किसानों से संबंधित मुद्दे अहम बन गए थे और ये मुद्दे भी चुनाव की दिशा और दशा भी तय करने लगे थे। दोस्तों, वैसे तो हरित क्रांति से देश में ज्यादातर चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन इस क्रांति की वजह से देश में अमीर और गरीब की खाई बढ़ गई थी। वहीं हरित क्रांति से भारत के कुछ एरिया जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य खेती की दृष्टि से संपन्न हुए थे, लेकिन भारत के बाकी राज्यों में पिछड़ापन देखा गया था। वहीं इस क्रांति की वजह से देश में गेहूं और चावल की पैदावार तो बढ़ गई थी, लेकिन दलहन और तिलहन के उत्पादन में काफी कमी दर्ज की गई थी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से देश के ग्रीन रेवोल्यूशन ने देश पर असर डाला था। क्या लगता है आपको कि अगर ये हरित क्रांति नहीं हुई होती तो क्या आज इंडिया इतना बड़ा अनाज का एक्सपोर्टर बन पाता? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।